बच्चों, आज हम आ गए हैं लेक्चर 3 की तरफ, जहां हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यानी कि कूलम फोर्स और उसका सुपरपोजिशन और साथ ही में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टडी किया है पिछले 2 लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई कहानी कुछ ये है कि अब पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है, जैसे कूलम्स में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में हमारे, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सही है? बोलते हुए दिमाग में इक्वेशन बनना चाहिए, ये बोलते हुए दिमाग में इक्वेशन अपने बनना चाहिए। अब ये जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है, ऐसे फोर्स को बेटा हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बुलाते हैं। क्यों नॉन कांटेक्ट फोर्स बुलाते हैं, आइए थोड़ा मैं आपको इस पे डिटेल में समझाता हूं। अब जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि सर अगर हमारे पास यहां पर एक तो चार्ज है और यहां पर एक तो दूसरा चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं सर, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? फोर्स। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर से हम यही करते जा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे। अब ये तो दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, जिसका इक्वेशन हम कूलम्स लॉ में देखा है। ये फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब दोनों चार्ज के बीच में क्या है भाई? डिस्टेंस है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं यहां पे खड़े खड़े इस कैमरे को अपनी तरफ खींच लूं विदाउट गोइंग इन कॉन्टैक्ट विद द कैमरा, विदाउट टचिंग द कैमरा, तो आप बोलोगे सर ये तो मैजिक हो गया कि भाई बिगर छुए फोर्स कैसे लगा दिया। तो यहां भी चार्जेस के साथ यही सेम चीज हो रही है कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन छुए बगैर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे भाई। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये जो फोर्स जो लगा रहे हैं, जो हमारा कूलम फोर्स भी जिसको हम बुलाते हैं, इस फोर्स को हम बुलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बुलाएंगे बेटा? हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बुलाएंगे। मतलब यहां पर चार्जेस का एक दूसरे के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, स्टिल दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। नाउ व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, देयर इज ऑलवेज अ फील्ड एसोसिएटेड इन सच केसेस। मतलब जहां जहां भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, वहां वहां पे फील्ड का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। जैसे कि ये जो मेरा स्टाइलस है, ये फिलहाल एक फील्ड के अंदर है, हम सब एक फील्ड के अंदर हैं, और उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस स्टाइलस के ऊपर क्या एग्जर्ट हो रहा है? एक डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये स्टाइलस जो है कहां गिर रहा है भाई? नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहां पर भी जो फील्ड लग रही थी स्टाइलस के ऊपर, वो ग्रेविटेशनल फील्ड थी। सिमिलरली हम मैग्नेट में भी देखते हैं बच्चा कि अगर सपोज कर लो मेरे पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के पास अगर मैं कोई आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट लेके जाता हूं, तो भाई जरूरी नहीं कि टच में आने के बाद ही वो उसको खींचेगा। भाई दूर रख के भी ये मैग्नेट उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कांटेक्ट में आए बगैर भी उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है वो। तो जहां जहां भी ये कहानी है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, वहां पर कहानी आती है किसकी बेटा? फील्ड की। अब फिजिक्स में हम अलग अलग टाइप के फील्ड स्टडी करते हैं या कर चुके भी हैं। जैसे एक अभी मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है सर? ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरेटिकली मास बनाता है। मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। ठीक है, फिर आ गया भाई अपना मैग्नेटिक फील्ड। फिर आ गया बेटा अपना मैग्नेटिक फील्ड। कौन बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड? सर मैग्नेट बनाएगा, चुंबक बनाएगा। तो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मास ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा बेटा, उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या बनाएगा सर? वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा बेटा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 प्रकार के 3 टाइप के फील्ड हम फिजिक्स में अक्सर देखते हैं, अक्सर इसकी स्टडी होती है। मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम क्या पढ़ने वाले भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए भाई कहानी शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं है, ऐसा है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? हाँ, डेफिनेशन क्या है
बताइए जरा, 3 इडियट्स याद आ गए मेरे को। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज द रीजन और अ स्पेस अराउंड a static charge, around a static charge where other charges experience a force। तो ये फील्ड कहां बनेगी सर? ये फील्ड जो है ये बेसिकली बनेगी एक स्टैटिक चार्ज के अराउंड। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी चार्ज के अराउंड। तो स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास एक रीजन, एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेगा जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री मारे तो ये उस पर क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स। बराबर ना? तो भाई जैसे मान ले कि भाई यहां पर अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेते पॉजिटिव चार्ज है Q, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन बना लेगा, एक ऐसा स्पेस बना लेगा जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज मारेगा एंट्री तो इसके दिल में बजेगी घंटी। उन्होंने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। तो भाई जैसे ये चार्ज इस रीजन के अंदर एंटर करेगा, ये बड़ा वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगा देगा भाई? फोर्स। तो ये जो हम रीजन देख रहे हैं बेटा, जो चार्ज अपने आसपास क्रिएट करेगा, चार्ज अपने आसपास ये जो रीजन बना रहा है, इस रीजन को ही, इस स्पेस को ही बेटा हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is a region or a space around a static charge where other charges experience a force। अब ये चार्ज कहीं से भी आए, इस इलाके में कहीं से भी घुस जाए, इधर घुस जाए, उधर घुस जाए, इधर घुस जाए, हर जगह पे उसको क्या एक्सपीरियंस होगा भाई? एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो उस रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बुलाते हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लिमिटेड रेंज वाली है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ये लिमिटेड रेंज वाली है। तो लिमिटेड रेंज होता है इसका। ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ये अनलिमिटेड नहीं होती। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप स्टडी करेंगे कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड उसका रेंज अनलिमिटेड होता है। मतलब भाई बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी एक मास दूसरे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। लेकिन चार्ज का ऐसा नहीं है। चार्ज जो फील्ड बनाएगा, जो रीजन बनाएगा, उसका रेंज लिमिटेड होता है। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वो इफेक्टिव होता है। मतलब सर्टेन डिस्टेंस तक ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या एक्सर्ट कर पाएगा? फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। तो लिमिटेड रेंज वाली होती है ये फील्ड। ठीक है। अच्छा, और एक बात कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किस पे डिपेंड करेगा भाई? मीडियम पर। मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होगा। इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी मीडियम में अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा सेम होती है। वाटर में भी सेम रहेगा, ऑयल में भी सेम रहेगा, एयर में भी सेम रहेगा, कोई गैस में भी सेम रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के साथ क्या होती है बेटा? चेंज हो जाती है, उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की बदल जाती है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओबे करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये अभी थोड़े टाइम में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वो ओबे करेगा। थोड़ी देर में हम इसको भी नेक्स्ट लेक्चर तक स्टडी करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है, जैसा हमने बच्चा लोग फोर्स में देखा था। याद आ रहा है? फोर्स में हमने पढ़ा था, पिछला लेक्चर था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जहां पर एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट होते हैं। फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर सम करते हैं सारे फोर्सेस का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम सुपरपोजिशन लगा के वेक्टर सम करके आगे हम वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे आगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो बेटा ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो गई। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो गई। लिमिटेड रेंज वाला होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। सही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, सो टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड, टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को। हम स्टडी करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को, या मैं कहूं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं,
हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड in terms of a vector quantity called electric field intensity। क्या बुलाएंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका नाम होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर क्वांटिटी में भी मेजर कर सकते हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आगे टॉपिक में आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, वेक्टर वाइज और स्केलर वाइज। वेक्टर वाइज करेंगे तो उसको क्या बुलाएंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और स्केलर वाइज मेजर करेंगे तो उसको हम क्या बुलाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आगे है, काफी आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिलहाल तो मैम वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। अच्छा, वेक्टर जैसे हम सब जानते हैं बेटा, वेक्टर के पास क्या होता है? सर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, सही कि नहीं? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब बेटा ये जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जिसको हम प्यार से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बुलाते हैं, बराबर? बात समझ में आ रही है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बुला सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, कितना स्ट्रांग फील्ड बना रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुलाते हैं और डिनोट किया जाता है ई से, कैपिटल ई, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी के स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, कितना जोरदार फील्ड है ये। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं, मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास वापस से एक वाई एक्सिस है, नहीं वाई एक्सिस छोड़ दो, ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे भाई मान लो मेरे पास यहां पर एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है प्लस क्यू, एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर मान ली दूसरा पॉइंट है पी, इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, कितने डिस्टेंस पे? लेट अस से वो है कुछ डिस्टेंस पे आर, कितने डिस्टेंस पे बेटा लो? आर के डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब मुझे यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जाननी है। क्या जाननी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है इस पॉइंट के ऊपर, ये अपने को जानना है। तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन हमसे ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। यानी कि पॉइंट पी पर मैं क्या करूंगा? एक कूलम का चार्ज रख दूंगा यहां पर। क्या रख दूंगा बेटा? एक कूलम का चार्ज यहां पे मैं रख दूंगा, एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज मैं रख दूंगा यहां पे, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मैं यहां पे ऐड करना भूल गया, पर यूनिट आएगा बेटा अपना पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन ये कहती है पर यूनिट, अरे 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 अरे, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो भाई मैं यहां पर पॉइंट बी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा 1 कूलम का। अब ये वाला चार्ज इस 1 कूलम पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? करेगा ना भाई, फोर्स तो एक्सर्ट करेगा बेटा वो। क्यों? अरे सर क्योंकि भाई ये प्लस है, ये भी प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, ऐसे फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। अच्छा, ये जो फोर्स है लेट अस से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, बराबर? एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फॉर्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड या डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज के पीछे, एक कूलम के पीछे वो कितना फोर्स लगा रहा है। अब इस फॉर्मूले से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी,
इसकी बच्चा लोग जो एसआई यूनिट होगी वो क्या रहेगी? तो फॉर्मूला देख लो, तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, और एक दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वोल्ट पर मीटर कैसे आया। दो यूनिट है, एक न्यूटन पर कूलम सीधा दिख रहा है, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। दूसरा है वोल्ट पर मीटर, जो हम आगे स्टडी करेंगे क्यों वोल्ट पर मीटर आता है। तो कुछ बातों का खुलासा आगे चल के होगा। ओके, अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि भाई ये वाले चार्ज ने, ये बड़े वाले चार्ज ने इस छोटे वाले के ऊपर मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना लगाया बेटा? 10 न्यूटन का। तो मैं कहूंगा पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 न्यूटन 1 पर 1 कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ अपने को? 10 न्यूटन पर कूलम। अब जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा ये फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रांग होगी। मतलब भाई जितना स्ट्रांग फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई, फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत उसके फोर्स लगाने की एबिलिटी में छुपी हुई है। जितना ज्यादा वो कूलम, जितना ज्यादा वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन से चार्ज? ये वाले चार्ज के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा फील्ड उतनी ही स्ट्रांग रहेगी हमारी। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई अपना। अब ये फोर्स अपॉन चार्ज से हम निकाल लिए मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या रहेगा? तो डायरेक्शन ही बेटा बहुत ही सिंपल है। डायरेक्शन बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। इस इक्वेशन को देखें आप, इस इक्वेशन को देखें। चार्ज तो स्केलर है, ई और एफ। देखो, तो अगर मैं 2 मिनट के लिए चार्ज को छुपा दूं तो आपको दिखेगा ई और एफ, दोनों वेक्टर है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ई और एफ दिख रहा है, ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में है। मतलब जिस पॉइंट पे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड भी रहेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड भी रहेगा। जैसे यहां पर, हाँ इधर है, जैसे यहां पर मेरे वाले केस में, मेरे वाले केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो नया पेज ही ले लेता हूं। जैसे कि भाई यहां पर मान लो कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मुझे जानना है इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इस पॉइंट के ऊपर, पी के ऊपर, तो क्या करो, पॉइंट पी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख दो, 1 कूलम का। और देखो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहां पर एज्यूम करो कि बेटा यहां पर एक +1 कूलम का चार्ज है। तो फोर्स कहां लगेगा बच्चा? फोर्स कहां लगेगा? सर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सही कि नहीं? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या हो गया इसको? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सॉरी, ज्यादा ऊपर हो गया ना, ज्यादा ऊपर हो गया। रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, घबराओ मत, ज्यादा ऊपर हो गया। तो यहां पर आगे इधर ही कर देता हूं मैं। इधर पे आ गया अपना चार्ज प्लस क्यू, और मैं कह रहा था कि मुझे इस पॉइंट पर जानना है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है वहां पर इमेजिन कर लो कि 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये पूछो कि ये चार्ज इस छोटे चार्ज पे कौन सी दिशा में, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सर क्लियर है, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, मतलब फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा। तो भाई यहां पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब उस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में आ गया। ये होगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, सिमिलरली मान लो अगर वो पॉइंट चार्ज इधर होता, वो चार्ज अगर इधर होता तो फोर्स कहां लगता? सर फिर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, फिर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता। अच्छा सर, अगर वो चार्ज, अगर वो चार्ज मान ले इधर होता, ठीक है, अगर वो चार्ज मान ले इधर होता, यहां पर चार्ज होता, तब फोर्स कहां लगती? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर लगता, इधर फोर्स लगता। तो बहुत ही सिंपल सा खेल है। अगर भाई चार्ज यहां होता, सॉरी, अगर चार्ज मेरा यहां होता, इधर चार्ज होता, तो फोर्स कहां पे लगता? सर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता। तो भाई फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाता, ऐसे हो जाता। तो अगर आप नोटिस करें और इन सारे एरोज को पीछे की तरफ खींचे, बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचे, तो आपको कुछ नजर आएगा। अगर आप सबको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचे कुछ नजर आएगा, यूं ऐसे,
यूं ऐसे, यूं ऐसे, यूं ऐसे। मतलब हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा वो कैसा मिलेगा आपको, आउटवर्ड मिलेगा, इसे बाहर जाता हुआ दिखेगा आपको। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, उस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा आपको कैसे मिलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि फोर्स हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसकी जगह अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लो पॉजिटिव की जगह हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, यहां पर माइनस चार्ज होता, तब क्या होता, सेम चीज। सर जिस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास एक 1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर मैं ये सोचूंगा कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो अगर फोर्स अंदर की तरफ लगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो हर जगह से ये नेगेटिव चार्ज कहीं भी रख दो, इस प्लस वन को कहीं भी रख दो, हर जगह से वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब हर जगह से डायरेक्शन इनवर्ड्स की तरफ ही आएगा। तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, जो मेरा नेगेटिव चार्ज होता है उसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा रहेगा बेटा, इनवर्ड्स रहेगा, अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। इसीलिए पॉजिटिव का चार्ज हमेशा आउटवर्ड होगा और नेगेटिव का चार्ज हमेशा इनवर्ड होगा। ठीक है, पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड्स, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल है बेटा, इसको बस याद कर ले आप लोग। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड मिलेगी, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, इसको हम रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये थोड़ा सा रेडियस की तरह काम कर रहा है, रेडियली बाहर जा रहा है, और यहां पे रेडियली कैसा आ रहा है भाई, अंदर आ रहा है। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड्स। सिंपल है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे हमने डिस्कस किया बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, सर वहां पे एक चार्ज को रखो, 1 कूलम के चार्ज को रखो और देखो कितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, फोर्स को 4 से डिवाइड करो, F अपॉन Q करो, हमको मालूम पड़ जाएगा फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वहां पर। ओके, और डायरेक्शन सर बहुत सिंपल है, पॉजिटिव का आउटवर्ड और नेगेटिव का इनवर्ड। अच्छा बेटा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज वाला, F अपॉन Q, ये डेफिनेशन वैलिड जो है ना बेटा, ये फॉर्मूला वैलिड पता है किसके लिए है, ये वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा तो हम F अपॉन Q करके सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि व्हाई द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। तो सपोज कर लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बॉडी है, मतलब हमारे पास जनरली एक चार्ज बॉडी है रादर देन अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एंड लेट अस से कि ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सही है। तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है ये बॉडी, और अब इसी चार्ज के पास, इसी चार्ज बॉडी के पास मान लो भाई यहां पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया है एंड लेट अस से दैट चार्ज इज Q, पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है। अब डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था, अगर मुझे इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जहां पर ये चार्ज है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, सही है। बट ये डेफिनेशन यहाँ पर सूटेबल नहीं होगी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्यों नहीं होगी, उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लेते हो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जो हमारा चार्ज बॉडी है इसके अंदर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल लॉजिक है भाई। ये जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके सामने भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में कि चार्जेस जो होते हैं लाइक नेचर के एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो होगा क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज के मौजूद होने की वजह से
इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है उसको रिपल्शन फील होगा। क्या फील होगा? रिपल्शन फील होगा। और रिपल्शन के वजह से कुछ चार्जेस यहां से दूर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे मतलब रिपल्शन की वजह से अब ये चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। तो होगा क्या कि पीछे वाले रीजन में ज्यादा चार्ज आ जाएगा और आगे वाले रीजन में कम चार्ज रह जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, जिसके वजह से इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स भी बेटा क्या हो गया है? चेंज हो गया है। बात समझ में आ रही है भाई अपने को? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इस छोटे चार्ज के प्रेजेंस की वजह से इस बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करके चार्जेस थोड़े से पीछे हट जाएंगे। तो चार्जेस जो पीछे साइड पे है वहां पर उसकी चार्ज की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब चार्जेस यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर चार्ज थोड़े से कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जिसके वजह से हमें करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला वहां पर यूज नहीं कर सकते। सो एक्सटेंडेड बॉडी के केस में हमें क्या करना चाहिए? एक्सटेंडेड बॉडी के केस में हमें एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि भाई मान लो ये जो चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है, ये जो चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है, सपोज कर लो ये एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है। छोटा मतलब इट इज अ वेरी 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 स्मॉल चार्ज। इट्स अ वेरी 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 स्मॉल चार्ज, मतलब ये चार्ज इतना छोटा है कि इसकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल है। इसकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल है एकदम। ओके, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि क्योंकि ये चार्ज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या नहीं एक्सर्ट कर पाएगा? फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। तो फोर्स इस पे जब लगेगा वो उतना ही रहेगा जितने पहले वाले केस में था। तो ऐसे केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E, वो होगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। लेकिन अब मैं यहां पर एक लिमिट सेट कर रहा हूं। लिमिट क्या है? कि चार्ज इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। यहां मैं एक लिमिट सेट कर रहा हूं दैट चार्ज इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो अपना रहा है। तो मतलब चार्ज को मैं बहुत ही छोटा मान के चल रहा हूं। चार्ज को बेटा मैं बहुत ही छोटा मान के चल रहा हूं, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, क्यू जीरो। क्यू जीरो का मतलब क्या हुआ? कि चार्ज इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटा चार्ज है, जिससे दूसरे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये जो क्यू नॉट बेटा हमने यहां पर लिखा है, जो क्यू नॉट मैंने यहां पर लिया है, इसी चार्ज को बेटा हम क्या बुलाते हैं? टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या बुलाएंगे बेटा? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा चार्ज है। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा चार्ज है तो ये दूसरे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को जरा भी छेड़ेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी वैसी की वैसी रहेगी, तो उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले लग रहा था। तो अब हमारा ये डेफिनेशन सूटेबल लग गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ Q टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, which can be written as F upon Q naught, which can be written as F upon Q naught। Q naught का मतलब टेस्ट चार्ज। तो आगे चल के बहुत जगह पे हम ये टेस्ट चार्ज का उपयोग करने वाले, यूज करने वाले हैं। तो टेस्ट चार्ज होता क्या है? सिंपल सी बात है सर, टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सर बहुत ही छोटा रहेगा। बहुत ही छोटा सा चार्ज है भाई ये, जिससे दूसरे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर सिंबल का क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन से सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं? क्यू नॉट का हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्यू नॉट है, क्यू नॉट का हम यूज करते हैं। तो क्यू नॉट क्या है भाई? हमारा टेस्ट चार्ज। सही है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडीज है, चार्ज बॉडी है, तो फॉर्मूला अपना लगेगा एफ अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज। सही है बच्चा? तो चलो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। So students, before we start with the numerical, let's understand this concept of electric force on the charge in electric field। फिर इसी के बेसिस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, ठीक है?
अच्छा, कहानी क्या है देखो, अभी हमने स्टडी किया कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है एट एनी पॉइंट, तो डेफिनेशन बना था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। और ये डेफिनेशन बना था बेटा किसके लिए? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज के बजाय अगर हमारे पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है, तो अभी हमने डेफिनेशन बनाया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज विद द लिमिट वेयर q टेंड्स टू 0। q बहुत छोटा होना चाहिए, फिर हमने इसको इक्वल टू किया था, इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज q नॉट। सही है। और ये जो इक्वेशन बना है, ये किसके लिए बना है? एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए बना है। एक्सटेंडेड बॉडीज यानी कि चार्ज बॉडीज के लिए हमने डेफिनेशन बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं कि अगर किसी रीजन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक रीजन है, इस रीजन में इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है मान लो। तो ऑलरेडी यहां पर फील्ड जो है वो अपना प्रेजेंट है। अब इस फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज को रखा है, इस फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज को रखा है, और हम चाहते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो जरा पता कर ले। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लेते हैं E है, और इसके अंदर फिलहाल मैंने एक चार्ज रखा है पॉजिटिव नेचर का, प्लस Q वाले का, प्लस Q का चार्ज मैंने रखा है। तो ये जो फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। किस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे? ये E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स एक्ट होगा चार्ज के ऊपर, वो रहेगा प्लस क्यू इंटू क्या रहेगा? E, क्योंकि चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज एक और बात मुझे बता रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज मुझे बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैंने किसी भी फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सही है। और कितना फोर्स लगेगा? सर वो फोर्स बराबर होगा Q इंटू ई का, चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, QE का फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा। वही दूसरी ओर सपोज कर लें कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बजाय अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया फील्ड के अंदर, तब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये जो प्लस है इसको रिप्लेस कौन कर देगा? माइनस। तो अब जो फोर्स एक्ट होगा F, वो होगा माइनस क्यू इंटू क्या रहेगा स्टूडेंट्स? E। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स जो है वो QE का ही लगेगा, बस डायरेक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा यानी कि डायरेक्शन अब इसका अपोजिट हो जाएगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स अब इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ लगेगा, क्योंकि मेरा फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? राइट की तरफ। पर फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सर फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, F विल बी Q इंटू क्या रहेगा? E। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, QE लगेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज, the force will be in the direction of field, and if we have negative charge, the force is in opposite direction of field। ठीक है, तो F इक्वल टू QE का फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को बेटा हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को बेटा हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। सही है। तो पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा। अब इसी के बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अपना आ रहा है वो क्या बोल रहा है अपने को? देयर इज अ वुडन बॉल कवर्ड विद एन एल्यूमिनियम फॉइल हैविंग मास m hangs by a fine silk thread L मीटर लॉन्ग इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी फील्ड के अंदर, और इसी फील्ड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? एक वुडन बॉल को रखने वाले हैं, और वो वुडन बॉल सिल्क थ्रेड से बंधा हुआ है। सिल्क थ्रेड से बंधा हुआ है वो, और सिल्क थ्रेड का लेंथ कितना है? L मीटर लॉन्ग है। तो पहले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं रख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी बोली है अपने को? E बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। तो ये अपना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चा E। ठीक है, अब यहीं से बेटा मैंने एक सिल्क का थ्रेड है मेरे पास, तो मान लीजिए ये वो सिल्क थ्रेड है जिससे मैं उस बॉल को क्या कर रहा हूं? हैंग कर रहा हूं।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं तो आपको दिखे करके। यस, ये अपना सिल्क का थ्रेड है। लेंथ इसका कितना है भाई? लेंथ इसका एल है, लेंथ इसका एल है। ओके, सो एल लेंथ का ये मेरा स्ट्रिंग आ गया यहाँ पर, एल लेंथ का ये मेरा स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया। और उसी के पास यहाँ पर एक वुडन बॉल हमने प्लेस करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो वुडन बॉल भी आ गया, ये वुडन बॉल भी आ गया। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है? हाँ, वुडन बॉल भी आ गया। ठीक है, इस वुडन बॉल को हमने कुछ चार्ज भी देके रखा है बेटा। चार्ज कितना है भाई इसका? प्लस क्यू का चार्ज है। देखो बेटा, चार्ज अपने को बोला है कि भाई चार्ज जो है वो प्लस क्यू का चार्ज है। व्हेन द बॉल इज गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्यू कूलम, तो क्यू कूलम का चार्ज हम इस बॉल को दे रहे हैं। और इसका कुछ मास भी है। मास अपने को क्या बोला है भाई? मास इसका m है। तो क्यू कूलम का चार्ज, सॉरी क्यू कूलम का चार्ज, और मास कितना रहेगा भाई उसका? m अपना मास रहेगा। ठीक है, ये रहा मास m, ये रहा मास अपना m, और इस सिल्क थ्रेड का लेंथ है l। क्या बोला है? व्हेन द बॉल इज गिवन अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम इट स्टैंड्स आउट मीटर डी मीटर, सॉरी बेटा यहाँ पर एक छोटा सा ऐड होगा, यहाँ पे स्टैंड आउट है डी मीटर, डी मीटर, यहाँ पर डी मीटर एक आएगा, डी मीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन पॉइंट ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो मतलब यहां से जहां पे स्प्रिंग से उसको मैं हैंग कर रहा हूं, सस्पेंड कर रहा हूं, उस पॉइंट से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां से एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, यूं ऐसे वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, तो ये बॉल इस वर्टिकल लाइन से डी डिस्टेंस पर मौजूद है। कितने डिस्टेंस पे बेटा? डी डिस्टेंस पे। वो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, रियली सॉरी फॉर दैट। स्टैंड्स आउट डी मीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वो ए नहीं है, वो डी है, डी मीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ थ्रेड। तो ये डी मीटर के डिस्टेंस पर ये मेरा बॉल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, क्या पूछा है? शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय mgd अपॉन q अंडर रूट एल स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, सपोज कर लो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, बरोबर कि नहीं? ये है मान लो सस्पेंशन पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट है ए, और जहां पर बॉल है वो है बी। इस ट्राइंगल का लेटर से ये वाला एंगल जो है वो है भाई अपना थीटा। सही है। अब इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? तो पहले एक काम करता हूं, 2 मिनट के लिए मैं इसको निकालता हूं, 2 मिनट के लिए बस, फिर वापस इसको हम ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस था भाई साहब यहां से, ये जो डिस्टेंस है ये है भाई अपना d। कितना डिस्टेंस है भाई? ये d का डिस्टेंस है, d का डिस्टेंस है। ये पॉइंट क्या था भाई अपना a, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है b। अच्छा, अब कौन कौन सा फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है? कौन कौन सा फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस बॉडी के पास मास है, तो मास है मतलब इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, यानी कि उसका वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो वेट क्या रहेगा बेटा अपना? mg। भाई बात समझ में अपने को बहुत सिंपल है, क्योंकि बॉडी के पास, बॉल के पास मास है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस बॉडी के पास, या मैं कहूं स्फीयर के पास, चार्ज भी है। चार्ज कितना था भाई अपना? क्यू का चार्ज था, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, तो फोर्स कहां एक्ट होगा? सर, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक्ट भी होगा। तो भाई डायरेक्शन क्या है अपना फील्ड का? राइट की तरफ, तो फोर्स भी कहां लगेगा बेटा? इसके ऊपर राइट की तरफ फोर्स लगेगा, तो यहां उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या रहेगा? Q इंटू ई, जैसे हमने डिस्कस किया था, Q इंटू ई का फोर्स लगेगा। और क्या है बेटा? क्योंकि ये थ्रेड से लगा हुआ है, थ्रेड से कनेक्टेड है, तो थ्रेड के अंदर क्या क्रिएट होगा भाई? टेंशन क्रिएट होगा। तो यहां पर भाई एक टेंशन भी प्रेजेंट होगा, यहां पर एक टेंशन होगा T। तो भाई इस बॉल के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं बेटा, T along the thread, QE along the direction of field and mg in the downward direction। अब मैं इस टेंशन को बेटा रिजोल्व करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? रिजोल्व करूंगा भाई इसको मैं। तो टेंशन देखिए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल भी अपना क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। सही है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सर, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है ये क्या कहलाएगा? सर, ये कहलाएगा टी साइन थीटा, बराबर। एक टी कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आ गया? टी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर सिंपल अपने को बैलेंसिंग वाला खेल खेलना है, हमको यहाँ पर बैलेंसिंग वाला खेल खेलना है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? तो क्लियर दिख रहा है कि टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा जो है वो क्यूई को बैलेंस कर रहा है, और जो टी कॉस थीटा है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, mg।
हमको यहाँ पे सिंपल बैलेंसिंग का खेल खेलना है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है, क्यू ई साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए तो आपको मिलेगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन क्या बना एम जी, टी और टी कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या आया? टैन थीटा आया। सो टैन थीटा बना क्यू ई अपॉन क्या आ गया? एम जी। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़े? तो आगे बढ़ेंगे हम टैन थीटा से। टैन थीटा से अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल चाहिए तो मैं अलग से आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे अपने पास। तो भाई ये ट्राइंगल कुछ यूं बन रहा है, ऐसे बन रहा है अपना। ये अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है O, ये वाला पॉइंट जो है वो है A, और यहाँ पे अपना वो चार्ज्ड बॉल है बेटा, और ये पॉइंट है अपना B, और ये एंगल में क्या पढ़ के चल रहा हूँ बेटा? थीटा। ये L है और ये D है। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये L है, ये D है, O A B, तो यहाँ पर B है, और ये वाला पॉइंट जो है वो A है। तो ट्राइंगल अपना वहां पर ऐसा बन रहा है। इस ट्राइंगल में अगर मैं टैन थीटा लेता हूं, इस ट्राइंगल में, सो इन ट्राइंगल O A B अगर मैं टैन थीटा लूं, सो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कौन है सर? ऑपोजिट है अपना ए बी। देखो भाई ऑपोजिट कौन है? ए बी। और एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट है ओ ए। अब ए बी का वैल्यू कितना है? डी। ओ ए कितना आएगा? हाउ मच इज ओ ए? तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है बच्चा, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो यहाँ मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पर पाइथागोरस लगाया, तो ये वाला साइड जो है, ये क्या है अपना? मान लेते हैं ये वैल्यू है x, मान लेते हैं वैल्यू क्या है भाई? x। तो अगर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे यहाँ पर मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे? एल स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? डी स्क्वायर। तो x मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो OA है मेरा, उसका वैल्यू कितना आ रहा है सर? उसका वैल्यू आ रहा है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है? डी स्क्वायर। सिंपल, एल स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है? डी स्क्वायर। अब ये जो टैन थीटा आपको यहां मिला है, इसी टैन थीटा को ये वाले इक्वेशन में आप क्या कर दे? सब्स्टिट्यूट कर दे, और सम आपका सॉल्व हो चुका है अभी। तो LHS में आपको दिख रहा है टैन थीटा। सो टैन थीटा कितना है सर? टैन थीटा है डी अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। अब लास्ट स्टेप, ई क्या बनेगा अपना? एम जी को इधर ले लो, तो आपको मिलेगा ई एज एम जी डी, और ये क्यू को नीचे ले लो अपॉन क्यू, आपको मिल रहा है एल स्क्वायर माइनस क्या मिल रहा है? डी स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको बस हमें सॉल्व करना था ऑन द बेसिस कि भाई कौन से फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहे हैं। टैन थीटा निकाला, फिर एक ट्राइंगल बन रहा था, वहां से टैन थीटा का वैल्यू निकाला हमने पाइथागोरस और टैन थीटा का फॉर्मूला लगा के, और फिर सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने निकाल दिया, एम जी डी अपॉन क्यू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सही है बच्चा? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। एक अगला क्वेश्चन भी अभी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is thrown with initial velocity v naught at an angle alpha with the horizontal। चले तो भाई मान लेते हैं ये अपना y एक्सिस है, मान लेते हैं ये अपना x एक्सिस है। सही है, y एक्सिस, ये x एक्सिस है अपना। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और बोल्ड कर देता हूं तो आपको नजर आए। हाँ, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, चले अब यहां पर बेटा एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो जिसका मास m है, चार्ज q है, और v नॉट की वेलोसिटी से उसको थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो भाई मान लो भाई यहां पर अपना चार्ज है बेटा, ओरिजिन पे बैठा हुआ है, चार्ज है इसका q, मास है भाई इसका m। चार्ज है इसका q, मास है इसका m, और कौन से एंगल पे इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल।
तो ये जो एंगल बेटा यहां पर बन रहा है, ये एंगल क्या है, अल्फा, और वेलोसिटी कितनी है भाई साहब इसकी, वी नॉट हमको बोला है। सिंपल, अभी तक कुछ बड़ा काम मैंने नहीं किया है, सिंपल सिंपल मैंने जो डेटा मुझे दिया है उसी के बेसिस पर मैंने ये डायग्राम बनाया है। सही है। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है, इन द स्पेस देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई। इस स्पेस में यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेंथ है ई, एंगल है बीटा का विद द डाउनवर्ड वर्टिकल अवे। एंगल क्या बता रहा है बेटा, बीटा का एंगल बता रहा है विद द डाउनवर्ड वर्टिकल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो वर्टिकल के साथ, समझो मेरी बात को, मान लो ये मेरा वर्टिकल है, मान लीजिए बेटा ये मेरा वर्टिकल है, तो वर्टिकल से अवे, पहली बात वर्टिकल से अवे पॉइंट, सॉरी वर्टिकल से बीटा का एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोजीशन, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ पोजीशन है, इससे दूर जा रहा है, तो मतलब अपना जो फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, ऐसे जाएगा, अवे जा रहा है अवे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी अपनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना ई, और इस कितने का एंगल बना रहा है भाई, ये बीटा का एंगल बना रहा है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। सो टी और आर का वैल्यू बच्चा अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो कहानी सिंपल है भाई, देखो हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज को वी नॉट की वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, एंगल अपना अल्फा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बीटा है विद द वर्टिकल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल या मैं कहूं मेरा चार्ज पार्टिकल वी नॉट की वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे, तो देखो क्या होने वाला है, जैसे मान लो बेटा ये चार्ज कुछ समय के बाद यहां पहुंचा, इधर पहुंचा, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पर ये चार्ज पहुंच गया कुछ देर के बाद, इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में होगी, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी होगी वी नॉट, और एंगल कितना बन रहा है भाई, एंगल कितना बन रहा है सर, एंगल जो बन रहा है, एक मिनट ना मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एंगल जो अपना बन रहा है वो अल्फा का है, अल्फा का है। तो अब इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा बेटा, कौन सी दो वेलोसिटी है, तो एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, क्या होगी, वी नॉट कॉस अल्फा, और एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में और वो होगी वी नॉट साइन अल्फा। सही है, ये वेलोसिटी हो गई वी नॉट कॉस एंड वी नॉट साइन अल्फा हो गई। अब कौन कौन से और फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, देखो एक फोर्स तो मुझे पता है कि क्योंकि इसका मास है तो ऑब्वियसली एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, वो mg का रहेगा नीचे की तरफ। या मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज पार्टिकल की जो एक्सीलरेशन होगी वो g की होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, मेन कहानी, तो मैंने बोला कि भाई जिस डायरेक्ट, देखो चार्ज पॉजिटिव है बेटा, बेटा चार्ज जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, चार्ज पॉजिटिव है अपना, तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो होगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपना क्या है, फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो इसी डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो फोर्स है बेटा, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है अपना, कितने का एंगल बना रहा है, ये बीटा का एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, बीटा का एंगल बना रहा है वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, तो इस फोर्स की वजह से, देखो इस फोर्स की वजह से, QE के फोर्स की वजह से कितना एक्सीलरेशन आ रहा है, तो मैं जानता हूं फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन QE, तो एक्सीलरेशन कितना बनेगा, QE बाय m, कितना एक्सीलरेशन बनेगा, QE बाय m। देखो फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, Q इनटू E, तो ma बना QE, तो a क्या बना, QE बाय m, तो इतना एक्सीलरेशन लग रहा है। अब इस एक्सीलरेशन को भी मैं दो कंपोनेंट में क्या करूंगा बेटा, दो कंपोनेंट में मैं इसको स्प्लिट करने जा रहा हूं। So one component will be along downward direction, one component will be along downward direction and one component will be along this direction। तो मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देता हूं, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में,
ऐसे एक्ट होगा, ठीक है। तो एक एक्सीलरेशन डाउनवर्ड में भी लग रही है, यहां पे भी लग रही है बेटा, सॉरी मैंने कलर चेंज कर दिया, हाँ एक एक्सीलरेशन यहां पे भी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है क्यू ई बाई एम, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ साथ क्यू ई बाई एम भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक क्यू एम कॉस बीटा, ओके क्यू ई एम कॉस बीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या है, क्यू ई बाई एम साइन बीटा, क्यू ई बाई एम क्या है बेटा, साइन बीटा, समझ में आ रहा है अपने को। तो एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट है, तो देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट, समझो बात को समझो, वेलोसिटी along x axis, along x axis, along x axis क्या है, v नॉट cos अल्फा, वेलोसिटी along y axis क्या है, v नॉट sin अल्फा, एक्सीलरेशन कितना है along y axis, y axis, y axis, तो y axis के along है g प्लस क्यू ई बाई एम, क्योंकि भाई क्यू ई बाई एम और g सेम डायरेक्शन में है, एंड एक्सीलरेशन along x axis कितना है सर, इट इज क्यू ई बाई एम इंटू क्या है, साइन बीटा, सॉरी मैं ऊपर कॉस बीटा भूल गया, तो यहाँ पे कॉस बीटा आएगा, तो इट इज क्यू ई बाई एम कॉस बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड क्यू ई बाई एम साइन बीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था, इसको मैंने दो कंपोनेंट में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो बेटा इस पे अपने को अब ध्यान देना है, क्योंकि अब आगे की कहानी अपनी यही बढ़ाएगा, ये जो अभी हमने बनाया यहाँ पर, यही अपनी आगे की कहानी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो यहां पर दो एक्सीलरेशन आ गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब बेटा अपने को क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट सर, वी वांट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था बेटा, चलिए शुरू करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, तो सर हमको पता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, उसका फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा अपॉन g, which was the acceleration। अब ये u sin थीटा क्या था अपना, y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी, और g क्या था अपना, एक्सीलरेशन। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखूंगा, इट इज 2vy, मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और g की जगह पे मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा, कि कौन सा एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो 2vy अपॉन a, क्योंकि ये जो g था, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दे बेटा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दे तो चार्ज पे फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशन का लगेगा, एक्सीलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए वहां पे g आता था। यहां पर अब मैंने एक्सीलरेशन a ले लिया है, a कौन सा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ay वाला आएगा, ay वाला आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो vy अपॉन ay, बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है बेटा अपने को, बस सब्स्टिट्यूट करना है अभी अपने को। vy कितना आ रहा है बेटा, सर इट इज v नॉट साइन अल्फा अपॉन 2 टाइम्स, सॉरी अपॉन ए वाई, और ए वाई कितना है सर, ए वाई है g प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन क्या है m, ये आ गया बेटा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। बस इतना ही करना था अपने को, बस इतना ही करना था अपने को, यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन g प्लस क्यू ई कॉस बीटा बाय m, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया यहाँ पर। अब खाली अपने को जो भी अगर वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए इस न्यूमेरिकल में Q, E, M सबका वैल्यू दिया होता, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करना था, और वैल्यू प्लग इन करके आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आ जाता। सिंपल है एकदम। तो जो प्रोजेक्टाइल में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अच्छा, कहानी खत्म नहीं हो रही है, अभी हमको रेंज भी तो निकालना है सर, रेंज भी तो बाकी है अपना। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो अगेन रेंज का फॉर्मूला निकालो। रेंज का, रेंज क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का रेंज क्या होगा, रेंज हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो भाई कि अगर मेरे पास, मैं रेंज कैसे निकालूंगा, जैसे मान लो भाई ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, और ये चार्ज पार्टिकल यूं ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है, तो ये हमारा रेंज होता है बेटा, सही कि नहीं, ये हमारा रेंज होता है। तो ये रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो रेंज हम निकालते थे सर, रेंज इज द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेते थे ux, द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनटू कितना टाइम लगा उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, तो ये टाइम को हम क्या कहते हैं सर, इस टाइम को तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट बुलाते हैं। सो इट इज ux इनटू क्या है मेरा t। भाई बात समझ में आई अपने को, रेंज कैसे निकालेंगे सर, ये जो कितना टाइम लगेगा उसको यहां से यहां पहुंचने में, और प्लस ये कितना डिस्टेंस है r, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने लगाया है।
तो चार्ज पार्टिकल कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है और कितना टाइम उसको लगा, तो ux इंटू टी। अब सिंपल है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज है r, ux मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कितनी है भाई साहब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? सर अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी है v नॉट कॉस अल्फा। क्या है भाई? v नॉट कॉस अल्फा। हाँ, v नॉट कॉस अल्फा अपनी वेलोसिटी है, ठीक है। और टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा बेटा इसमें सीन एक और आ गया यहाँ पर, सीन क्या है भाई यहाँ पे देखो, सीन एक और यहां पर आ गया कि वहां पर जब हम लोग नॉर्मली लेते थे, तो आर था यूएक्स इंटू टी था बराबर। लेकिन यहां पर जब ये फॉर्मूला लेते थे तो उस समय पार्टिकल के पास सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हुआ करता, देयर वाज नो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में हमारे पास एक वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहा है, सो देयर इज वन मोर एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल है, यहां पर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला लगूंगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस क्या लगूंगा बेटा हाफ एटी स्क्वायर, ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो s क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये है ux और ये है ax। अब नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर वाज नो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में जो हम लोग पढ़ते आए हैं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा ax क्या हुआ करता था? जीरो। तो ये टर्म पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, आपको सिर्फ ux इंटू टी मिलेगा, 2 मिनट पहले जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहां पर अब मेरा जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं वो है s इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू क्या रहेगा टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है भाई मेरा r, what is the initial velocity along x axis? तो the initial velocity along x axis है v नॉट cos अल्फा, तो यहां पर आएगा v नॉट cos अल्फा। टाइम की जगह पे क्या आएगा, ये पूरा टाइम हमको लेना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा अपना, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा t प्लस हाफ ax कितना है अपना, व्हाट इज ax? एक्सीलरेशन ऑफ x एक्सिस qe by m sin बीटा, तो यहां पर आएगा qe by m sin बीटा into capital T square where capital T is my time period, oh sorry time of flight। तो यहाँ पे अब हमको सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट का ये इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है और अपनी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। तो R इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा, अब T की जगह पे क्या आएगा सर? T की जगह पे आएगा 2v नॉट साइन अल्फा, 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन G प्लस QE बाई M, QE बाई M क्या था? cos बीटा, QE बाई M cos बीटा, ये था भाई अपना, प्लस QE अपॉन 2M साइन बीटा, और ब्रैकेट में अगेन यही पूरा आएगा 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन G प्लस QE बाई M cos बीटा द होल स्क्वायर, ये जाएगा भाई अपना, ठीक है। तो यहां पर अपने को इस तरीके से ये रेंज वाला जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो रेंज नॉर्मली अगर हम रेंज निकालते तो ux इंटू टी हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि देयर इज वन मोर एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो हमने थोड़ा अपने प्लान को चेंज किया, प्लान ऑफ एक्शन को चेंज किया और सिंपल s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के रेंज हमने निकाल लिया। तो ये है भाई हमारा रेंज एंड नाउ यू कैन फर्दर सॉल्व दिस, आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते चाहिए तो इसको, ठीक है। कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको? सो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमको मिला है r का, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ओपन अप करेंगे तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा और v नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन g प्लस QE cos बीटा बाई m, और ये जो सेकंड वाला टर्म है इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा QE साइन बीटा अपॉन m एंड ब्रैकेट में 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन g प्लस QE बाई m cos बीटा द होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पर मैं मिस कर गया, सॉरी, यहां पर अपना क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, ठीक है।
तो ये अपना होल स्क्वायर यहां पर आ गया, सही है। अच्छा, तो अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे, ये वाले पार्ट को नोटिस करेंगे, तो 2 साइन अल्फा इंटू क्या आ रहा है, कॉस अल्फा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन जी प्लस क्यू ई कॉस बीटा बाई एम प्लस क्यू ई साइन बीटा बाय एम ब्रैकेट 2 v नॉट साइन अल्फा अपॉन जी प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन एम द होल स्क्वायर। तो ये है बेटा अपना रेंज का वैल्यू, या मैं कहूं रेंज का इक्वेशन अपने को यहां पर मिल चुका है, सही है। तो अगर अब न्यूमेरिकल में वो लोग ने वैल्यू दिया होता तो हम वैल्यू प्लग इन करके रेंज का वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर रेंज अपना कंप्लीट होता है और साथ ही साथ में अपना टाइम पीरियड भी खत्म होता है। चले, ओके। सो स्टूडेंट्स, आते हैं अब अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये भी एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है अपने से, आइए समझते हैं। तो हमसे कह रहा है कि देयर इज अ बॉल ऑफ मास m with a charge q that can rotate in a vertical plane at the end of a string of length l in a uniform electrostatic field whose line of forces are directed upwards। तो पहले ना हम लोग इतने लाइंस का मीनिंग समझते कि यहां से लेके यहां तक इसका जरा हम सिचुएशन क्रिएट करते, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई हमारे पास मान लो सर्कुलर पाथ में हमारे पास इधर पे एक, ये मान लो सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर, और यहां से एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो एक बॉल से कनेक्टेड है, और वो बॉल इधर है, ठीक है, वो बॉल इधर है, ऐसे, वो बॉल ऐसे है, ओके, जिसका कुछ मास है m और कुछ चार्ज है उसका q, रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। और इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है बेटा, वो लेटर से लेंथ कितना है भाई इसका l। लेटर से ये वाला जो पोजीशन है इसको मैं बोलता हूं पॉइंट बी। ये अपना पॉइंट बी पे मेरा बॉडी है, या मैं कहूं मेरा बॉल है। अच्छा, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा, जिसका डायरेक्शन किधर की तरफ देके रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड अपवर्ड। तो मतलब यहां पर एक अपवर्ड दिशा में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फील्ड भी बेटा यहां पर प्रेजेंट है। तो अपने को वो भूलना नहीं है कि यहां पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है भाई, फील्ड भी अपना एक प्रेजेंट है। ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा अपना एक फील्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो अपने को भूलना नहीं है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है बच्चा लोग, ई उसकी स्ट्रेंथ है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी इम्पार्टेड टू द बॉल इन द अपर पोजीशन। इस पोजीशन में मुझे कितना उसको वेलोसिटी देना है, वेलोसिटी उसको इम्पार्ट करना है, सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द लोअर पोजीशन, मतलब यहां पर इस लोअर पोजीशन पे, ये वाले पोजीशन पे अगर मैं आऊं, लोअर वाले पोजीशन पे अगर मैं आऊं, तो इस लोअर पोजीशन पे उसका टेंशन जो है, उस बॉल का टेंशन जो है, सॉरी बॉल का नहीं, स्ट्रिंग में जो टेंशन जो है वो 15 टाइम्स हो जाए वेट ऑफ द बॉल का। मतलब इस पॉइंट पे जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग के अंदर, मान लेते हैं वो टेंशन है T, वो 15 टाइम्स हो जाना चाहिए ऑफ द वेट। मान लेते ये पॉइंट है भाई मेरा A, पॉइंट क्या है भाई मेरा A। So tension at point A should be 15 times of the weight। weight क्या रहेगा भाई अपना mg। ये अपने को ध्यान में रखना है, टेंशन एट पॉइंट A is 15 times the weight mg। ये अपने को करना है। और कितना वेलोसिटी इसको देना है, मान लो उसको जो वेलोसिटी देना है वो है v1। वेलोसिटी कितना देना अपने को, v1। अब बेटा इस पोजीशन पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो स्टेप नंबर 1 होगा अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। आइए समझते हैं। अब ये जो पॉइंट ए है इसको मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूं। जो पॉइंट ए है बेटा, इसको मैं क्या मान के चलूंगा, अपना रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल भी मैं कह सकता हूं कि भाई इसको मैं अपना रेफरेंस मान के चल रहा हूं। रेफरेंस मतलब मैं कह सकता हूं हाइट 0 वाला, कि मतलब मान लो ये ग्राउंड है मेरा, ये मेरा रेफरेंस लेवल है। सो दिस इज माय रेफरेंस लेवल, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस लेवल है।
अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने इस बॉल को यहाँ पे एक वेलोसिटी दिया मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम v1 स्क्वायर। चमका बेटा अपने को, मैंने यहाँ पर इसको वेलोसिटी दी है और वो वेलोसिटी है हाफ एम v1 स्क्वायर। हाँ दिख रहा है, बरोबर दिख रहा है, हाफ एम v1 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बॉडी ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसके पास। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh का होता है, mgh। तो mg, अब ये कितने हाइट पर है बेटा? ये देखो ये कितने हाइट पर है। तो ये जो स्ट्रिंग था बेटा मेरा, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ है l, और ये भी स्ट्रिंग है, इसका लेंथ भी क्या है बेटा? l। तो ये टोटल जो हाइट है मेरी, वो हाइट कितनी होगी भाई साहब? मेरी 2l। हाइट कितनी होगी मेरी? 2l। तो mg की जगह पे कितना आएगा भाई यहाँ पर? 2l। अच्छा यहाँ पर वर्क एक और कर रहा है, यहाँ से खत्म नहीं हुआ, काइनेटिक पोटेंशियल पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक और फोर्स वर्क कर रहा है। कौन सा फोर्स पता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चा इलेक्ट्रिक फोर्स। इस बॉल के पास चार्ज भी है, चार्ज की वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स। लेकिन ये बॉल की डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? डिस्प्लेसमेंट सर वो ऊपर से नीचे आ रहा है। बात समझ रहे बेटा मेरी? बॉल पॉइंट बी से ए पे आ रहा है, यूं घूम के नीचे आ रहा है, घूम के नीचे आ रहा है। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स कहां पे लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा बेटा? माइनस। याद है ना भाई, W इक्वल टू होता है ना, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है? QE। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? A से B आया है, तो डिस्प्लेसमेंट है भाई अपने 2L का। और कॉस ऑफ कितना आएगा बेटा? 180। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस QE इंटू क्या रहेगा? 2L। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस QE इंटू क्या रहेगा? 2L इज इक्वल टू, जब ये बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आया तो ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब मैं यहाँ पे हाइट 0 मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसके पास एक वेलोसिटी होगी। मान लेते हो वेलोसिटी कितनी है? v2। तो यहाँ पर आएगा हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर। तो ये भाई मेरा इक्वेशन 1 बन गया है। इसको थोड़ा सा और बचे तो सॉल्व कर देता हूं। तो x सॉल्व करके मुझे मिलेगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस 2mgl माइनस QE2L इज इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर। अब इसको मैं डाल दूंगा बॉक्स के अंदर, इसको मैं डाल दूंगा भाई बॉक्स के अंदर। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो आप, इक्वेशन 1 बोल दो आप इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली वर्क एनर्जी पावर अप्लाई किया, और वर्क एनर्जी पावर अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस पोजीशन पे, लोवेस्ट पोजीशन पे, ठीक है ना, एट लोवेस्ट पोजीशन, स्टेप नंबर 2 मेरा क्या रहेगा? एट लोवेस्ट पोजीशन ए कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं? कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं? और क्योंकि ये पार्टिकल या मैं कोई ये बॉल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, किसमें घूम रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r। सही ना भाई? ये जो बॉल है ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो मस्ट है। तो कंडीशन क्या है सेंट्रीपिटल की? कि सर जो हमारा नेट फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अच्छा mv स्क्वायर बाय r, तो इस पोजीशन A पर वेलोसिटी कितनी है? v2। तो यहाँ पे आएगा mv2 स्क्वायर अपॉन r, मतलब रेडियस। रेडियस किसके बराबर है सर? रेडियस तो लेंथ के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा mv2 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? l। अब बारी आती है बच्चा अपने नेट फोर्स की, कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो देखो भाई, एक तो अपना टेंशन है, एक तो भाई साहब अपना टेंशन है इधर T, ओके, ये टेंशन T आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। एक आएगा भाई अपना वेट, वेट क्या रहेगा भाई अपना? mg। वेट क्या रहेगा भाई अपना? mg। सो एक टेंशन है, एक अपना वेट है, और एक फोर्स लग रहा है बेटा इसके ऊपर। और कौन सा फोर्स लग रहा है? अरे भाई इलेक्ट्रिक फोर्स को भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भूलना नहीं है। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहां लग रही है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और वो फोर्स क्या रहेगा? Q इंटू ई। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा ना QE का, ठीक है। तो कौन कौन सा फोर्स आ गया भाई अपना? सो एक आ गया अपना टेंशन इस पॉइंट पर, प्लस आएगा QE, प्लस रहेगा QE, माइनस क्या आ गया बेटा? mg इज इक्वल टू क्या बना? mv2 स्क्वायर
अपॉन क्या बना बेटा एल। चमका अपने को। अब टेंशन इस पॉइंट पे, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, 15 mg का होना चाहिए। तो यहाँ पे टी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 15 mg माइनस mg प्लस QE इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाई एल। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, 15 mg माइनस mg कितना आएगा, 14 mg। 14 mg आएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं और, एक मिनट ना बच्चा, एक मिनट फटफट हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे कर देता हूं। हाँ, तो ये 15 mg माइनस mg कितना आएगा, 14 mg। ठीक है, प्लस क्या आया, QE इज इक्वल टू क्या मिला, एम वी टू स्क्वायर अपॉन क्या मिला, एल। इसको बना लो अपना इक्वेशन नंबर 2। इसको बना लो भाई अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर एम वी टू स्क्वायर बाय एल, ऊपर भी एम वी टू स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां से मैं एम वी टू स्क्वायर का इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो सिंपली एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज करके सीधे सीधे एम वी टू स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर एम वी टू स्क्वायर कितना आएगा बेटा, एम वी टू स्क्वायर कितना आएगा, एल को इधर भेज दो, एल को इधर भेज दो, तो आपको मिलेगा 14 mgl प्लस QEL मिलेगा। हाँ, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, अब इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, रादर देन ऊपर वाले को मैं नीचे वाले को भी इक्वेशन नंबर 2 बोल लेता हूँ मैं। हाँ, तो इसको भाई मैं बुलाऊंगा अपना इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि सीधा सीधा मुझे mv2 स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है ना बेटा, mv2 स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। अब इस mv2 स्क्वायर की वैल्यू को मैं ऊपर क्या करने वाला हूँ, सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो देखो भाई सीन क्या आएगा तो हमारे पास इक्वेशन आया है, वापस मैं लिखता हूं, एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 14 mgl माइनस QEL अपने को आया है, चाहिए तो देख लो। ये इक्वेशन है 14 mgl प्लस QEL आया, ओके, प्लस QEL है अपने पास, तो यहाँ पे आएगा प्लस QEL। ओके, ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 से मिला है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, 1 क्या था, तो 1 था भाई मेरा एम वी टू स्क्वायर बाय हाफ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, देखो एम वी टू स्क्वायर बाई 2, एम वी टू स्क्वायर बाई 2, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2 mgl, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस 2 mgl माइनस कितना था बेटा अपना, माइनस था अपना QE2L। सो 2QEL में लिखूंगा, 2QEL। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। अब 2 को किस में सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो mv2 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 14 mgl प्लस QE बाई एल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, क्योंकि सिर्फ mv2 स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या आया, mv1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 mgl माइनस 2 QEL। ठीक है, अब इनको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो, एम वी वन स्क्वायर को अकेले रखो क्योंकि मुझे वी वन का वैल्यू चाहिए। तो एम वी वन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 14 बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 mgl। ये कितना हो गया भाई, 7 mgl। अच्छा ये 2 mgl, ये 2 mgl यहां आ रहा है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 2 mgl हो जाएगा, सही। अच्छा ये QEL बाई 2 यहां पर प्लस QEL बाई 2, और ये माइनस 2 QEL यहां आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 QEL। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बने रहिए। सम सॉल्व हो चुका है, सम का आंसर आ चुका है। अब 7 mgl माइनस 2 mgl कितना होगा, 5 mgl। तो मुझे यहां पर मिलेगा एम वी वन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 5 mgl आएगा। हाँ, और यहां पे मुझे मिल रहा है QEL बाई 2 प्लस 2 QEL। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आप QEL कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ प्लस 2, जो कि आपको मिलेगा 5 बाई 2। तो यहां पे अपने को मिलेगा 5 बाई 2 QEL। ठीक है, अब 2 को उधर भेज दो, तो एम वी वन स्क्वायर 10 mgl प्लस 5 QEL, और m को नीचे भेज दो। तो v1 स्क्वायर कितना आएगा, 10 GL प्लस 5 QEL बाई m,
नाउ टेक स्क्वायर रूट, तो v1 मुझे मिलेगा अंडर रूट में 10gl प्लस 5qel बाई m, तो जिसको मैं लिख सकता हूं v1 एज 10gl प्लस 5qel बाई m रेस टू पावर क्या आएगा बेटा अपना हाफ। तो ये है बेटा अपना वेलोसिटी दैट वी मस्ट बी इम्पार्टेड एट द लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन, सॉरी एट द हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन v1, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर अपने को इतना वेलोसिटी इंपार्ट करना है। ठीक है, अपर पोजीशन पे हमको इतना वेलोसिटी इंपार्ट करना है, v1 इतना इंपार्ट करना है, ताकि लोवेस्ट पोजीशन पे आते आते टेंशन जो है 15 गुना हो जाए वेट का। तो ये अपना वेलोसिटी है। अगेन जैसे ही अपने को ये इक्वेशन में वैल्यू अगर कुछ दिया होता, लेंथ दिया होता, कुछ मास दिया होता, तो हम टेक्निकली इसको पूरा सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जनरली मैं आपको यहाँ पे आइडिया सिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर वैल्यू दे दिया तो क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके फटाफट सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, हमको आइडिया समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी तो वैल्यू दिया नहीं दिया वो अलग बात है, दिया तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं दिया तो इतने रख के आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे भाई हम लोग। सारी बात समझे अपने को। तो भाई ये अपना एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, सो बच्चों आते हैं अब अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे अगले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है हमसे भाई, देखते हैं। तो कह रहा है कि बॉब ऑफ मास m, ये रहा बॉब ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q। तो ये जो बॉब है बच्चा हमारे पास, इसके पास मास है m और इसके पास चार्ज क्या है बच्चा, q का चार्ज इसके पास है। ओके, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो जो स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है बच्चा, l है स्ट्रिंग का लेंथ। Inside a parallel plate capacitor with its plates making an angle beta with the horizontal as shown in figure। तो आप ये प्लेट देख सकते हैं कि प्लेट का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो कितने का बन रहा है बेटा, बीटा का अपना एंगल बन रहा है कैपेसिटर के प्लेट का। ओके, the plates of capacitor are connected with a battery to establish an electric field E between the plates with its upper plate negatively charged। मतलब इस प्लेट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज वाला है। तो बट ऑब्वियस बेटा नीचे वाला प्लेट क्या होगा भाई अपना, पॉजिटिवली चार्ज होगा। दो प्लेट्स हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, एक नेगेटिव चार्ज वाला है। तो बेटा समझिए कि अगर ये प्लेट नेगेटिव और ये प्लेट पॉजिटिव हो जाए तो फील्ड की दिशा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से कहां होती है, नेगेटिव की तरफ। तो इस डायरेक्शन में ऐसा अपना फील्ड आएगा, ये डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस of the pendulum and angle between thread and vertical in equilibrium position। कि भाई थ्रेड में और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल आएगा इन केस ऑफ एन इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो कैसे करेंगे बच्चा, इधर देखो। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस बॉब के ऊपर कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो पहले इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के पहले तो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे कि क्या एंगल होगा बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल। सेकेंडली हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड। अब क्योंकि बेटा ये एक पेंडुलम है तो पेंडुलम की टाइम पीरियड हमको पता है, पेंडुलम की टाइम पीरियड कितनी होती है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा बेटा अब यहां पर सिर्फ g नहीं होगा, यहां पर इफेक्टिव g होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ जी नहीं लेंगे, इफेक्टिव जी क्या लग रहा है। ठीक है, ये हम फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम के साथ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस पेंडुलम के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखो समझो जरा। तो शुरुआत में करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम के साथ। तो ये हमारे दो प्लेट्स है बेटा, ठीक है, ये हमारे दो प्लेट्स हैं। ओके, ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज, नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज, सही है। अच्छा फील्ड की दिशा क्या है सर, फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है बेटा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। ठीक है, अब देखो बच्चा हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस डायग्राम को ध्यान से देखें
तो इस बॉब के पास, ये जो बीचों बीच बॉब जो है इसके पास चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या एक्ट होगा, एक फोर्स एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। तो ये बॉब वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल बना के रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, थोड़ा सा एंगल बना के रहेगा। तो अगर बेटा मान लेता हूं कि ये मेरा वर्टिकल है, बच्चा अगर मानता हूं कि ये मेरा वर्टिकल है, तो बॉब जो है वो एक्चुअल में कुछ एंगल बनाएगा। बॉब क्या बनाएगा बेटा, कुछ एंगल बनाएगा। ये कुछ एंगल बॉब अपना बनाएगा लाइक दिस, ऐसे। और यहां पर हमारा बॉब आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो पहले ये बॉब कहां पर था, पहले ये बॉब ऐसा था, पहले ये बॉब ऐसा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस बॉब के ऊपर क्या फोर्स एक्ट हुआ, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट हुआ, तो ये बॉब थोड़ा सा ऐसा ऊपर चल जाएगा, ऐसे ऊपर चल जाएगा, थोड़ा सा एंगल बना लेगा। और यही एंगल हमको फाइंड आउट करने पहले वो लोग ने बोला है कि भाई ये एंगल फाइंड आउट करो, कि फाइंड द एंगल बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और साथ में पीरियड भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको निकालता हूं, इसका काम हो गया है। ये मेरा वर्टिकल है और ये मेरा बॉब है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक फोर्स जो लग रहा है बेटा, वो कौन सा फोर्स है भाई, सबसे पहले सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा बच्चा। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, आप समझ रहे हैं बात, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा, ठीक है। और वो फोर्स कौन सा रहेगा, Q इंटू क्या रहेगा बच्चा, E। सही है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस डायरेक्शन में है, जैसे मैं बता दूं, साइड में चाहिए तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो ये है, बराबर। एक लाइन से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये मैं इस डायरेक्शन में फील्ड है, तो इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। क्या मेरी बात अपने को समझ में आ रही है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा भाई, फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। एक लगेगा बच्चा लोग टेंशन, बट ऑब्वियस एक टेंशन भी एक्ट होगा इसके ऊपर, तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट होगा। तो टेंशन कितना रहेगा भाई साहब, इसका T का टेंशन रहेगा। और एक रहेगा इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक रहेगा भाई इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। तो कुल मिला के बेटा कितने फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, सर कुल मिला के इसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स है भाई QE विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक है टेंशन विच इज अलोंग द स्ट्रिंग, और एक है वेट विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका बच्चा मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम आपके साथ बनाने जा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चले, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, देखो भाई ये हमारा वर्टिकल है, ये बच्चा हमारा वर्टिकल है ऐसे, ये हमारा वर्टिकल है ऐसे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है भाई मेरा O, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हो गया भाई साहब मेरा O, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग जो है ये कितने का एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कुछ एंगल बना रहा है भाई, ये अल्फा का कुछ एंगल ऐसे बना रहा है, ये स्ट्रिंग है हमारा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमारा पेंडुलम हो गया ऐसे, ठीक है। ऐसे हो गया भाई अपना, फाइन। अच्छा, अब मान लेते हैं ये अल्फा का एंगल बना रहा है, मान लेते हैं वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बेटा, अल्फा का एंगल अपना बन रहा है यहाँ पर, सही है। अल्फा का एंगल बन गया अपना यहाँ पे। अच्छा, अब फोर्सेस की बात करते हैं तो एक फोर्स जैसे मैंने बताया QE एक्ट होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, QE एक्ट होगा। तो चाहिए तो मैं इसको हाँ ऐसे दिखा देता हूं, ये QE एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, QE एक्ट होगा, इसको लिख भी देता हूं भाई, ये फोर्स जो है मेरा, ये मेरा फोर्स QE है। और मान लेते हैं QE जो है ये वर्टिकल के साथ, QE अपने वर्टिकल के साथ, अपने वर्टिकल के साथ मान लेते हैं बीटा का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई साहब, यहाँ पर ये बीटा का एंगल बना रहा है अपने वर्टिकल के साथ, अपने वर्टिकल के साथ QE जो बना रहा है वो, ओके। अच्छा, फिर एक टेंशन है बेटा, फिर एक हमारा टेंशन है, फिर एक हमारा टेंशन है, तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होगा यूं ऐसे, ये हमारा टेंशन आ गया। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं तो आपको नजर आए क्या हो रहा है। ये हमारा टेंशन हो गया T, ये हमारा टेंशन हो गया भाई T। और एक हमारा वेट,
वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको भी जरा हम दिखा देते हैं कि वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे। तो ये वेट हो गया भाई अपना mg, ये वेट हो गया भाई अपना mg। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजॉल्व करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे, देखो भाई हम पहले QE को रिजॉल्व करेंगे। तो QE का बेटा एक कंपोनेंट अलोंग इस डायरेक्शन में आएगा, QE का एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा और एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा, ये वाले डायरेक्शन पे आएगा। सही है, देख रहे हो भाई QE के दो कंपोनेंट हो गए हैं। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, QE cos बीटा, और ये वाला क्या बनेगा, QE sin बीटा। समझ में आया भाई? तो QE को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, QE cos और QE sin। अब सेम मैं टेंशन के साथ भी करूंगा बेटा, अब सेम मैं टेंशन के साथ भी करूंगा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट, देखो ये अल्फा है बेटा, देखो ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा भाई अपना, अल्फा होगा। तो यहां पर एक जो कंपोनेंट आएगा वो होगा T साइन अल्फा, और ऊपर की दिशा में जो कंपोनेंट जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में QE cos बीटा के डायरेक्शन में, वो होगा T cos अल्फा। क्या होगा बेटा, T cos अल्फा। तो यहां पर बच्चा अपना एक इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर बन रहा है, सॉरी इक्वेशन यहां पे एक बन रहा है अपना कि कौन से फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप देखेंगे कौन कौन से वर्टिकल और कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन रहा है T साइन अल्फा बैलेंस किसको कर रहा है, QE साइन बीटा को बैलेंस कर रहा है। सही है, T साइन अल्फा किसको बैलेंस कर रहा है, QE साइन बीटा को। अब यहां पे आओ वर्टिकल वाले केस में आओ, तो वर्टिकल वाले केस में जो अपना T cos अल्फा है प्लस अपना QE cos बीटा है, वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को हमारे बैलेंस कर रहा है। T साइन अल्फा बैलेंस कर रहा है QE साइन बीटा को, एंड T cos अल्फा प्लस QE cos बीटा बैलेंस किसको कर रहा है, mg यानी के वेट को बैलेंस कर रहा है। अब सिंपल सिंपल क्या करना है अपने को, अब बेटा यहां से मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको मैं T साइन अल्फा और T cos अल्फा का इक्वेशन में निकालूंगा, और फिर दोनों को मैं क्या कर दूंगा भाई, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करते ही अपना प्रॉब्लम में एंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा इक्वेशन था T साइन अल्फा, मेरा इक्वेशन था T साइन अल्फा इज इक्वल टू QE साइन बीटा। देख लो भाई, वापस मैं कर देता हूं, T साइन अल्फा इज QE साइन बीटा, T साइन अल्फा QE साइन बीटा। और नेक्स्ट क्या है भाई अपना, T cos अल्फा प्लस QE cos बीटा, T cos अल्फा प्लस QE cos बीटा इज इक्वल टू क्या था अपना, mg था। तो यहां से अभी मैं T cos अल्फा निकालूंगा। सो T cos अल्फा क्या होगा सर, T cos अल्फा होगा mg माइनस QE cos बीटा। तो ये बन गया T cos का इक्वेशन, ये बन गया T sin का इक्वेशन। इसको बोलूंगा इक्वेशन 1, इसको बोलूंगा इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करने वाला हूं बच्चा, डिवाइड करने वाला हूं और मैं एंगल निकालूंगा। तो अब मैं डिवाइड करूंगा T sin अल्फा अपॉन T cos अल्फा is equal to QE sin बीटा अपॉन mg माइनस QE cos बीटा। ठीक है, T और T कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan अल्फा इज QE sin बीटा अपॉन mg माइनस QE cos बीटा। ये आ गया भाई अपना। अब आप देख सकते हैं बच्चा, हम आराम से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अल्फा ही हमको फाइंड आउट करना था। हमको फाइंड आउट करना था द एंगल बिटवीन थ्रेड एंड द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या एंगल में मान के चल रहा था, मैं पहले से यहाँ पर एंगल जो है वो अल्फा मान के चल रहा था कि यहाँ पर एंगल अल्फा है। तो ये अल्फा में अभी मैं निकाल रहा हूं, तो यहां पर आएगा बच्चा मेरा अल्फा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, Is it visible? Yes, it is visible. ठीक है, तो यहां से अब मैं सीधा अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। तो अल्फा क्या रहेगा सर, अल्फा रहेगा tan इनवर्स ऑफ QE sin बीटा
अपॉन एम जी माइनस क्यू ई कॉस बीटा। ये अपना बच्चा यहां पर एंगल आ गया, एंगल मेड बाय थ्रेड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो एंगल वाली कहानी अपनी यहां पर कंप्लीट हो गई है। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं। हाँ आ गया। हाँ दिख रहा है, यस दिख रहा है, अभी भी क्लियर दिख रहा है। चले, क्लियर दिख रहा है। चल बढ़िया। तो भाई एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है सर? दूसरा पार्ट हमें निकालना था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए मैं फॉर्मूला आपको पहले से बच्चा लोग बता के चल रहा हूं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का टी, वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ अपॉन इफेक्टिव जी। इफेक्टिव जी क्या रहेगा? इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो द इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे मैं निकालूंगा? देखो उसके लिए दोबारा मुझे डायग्राम के पास जाना पड़ेगा। अब इस डायग्राम को फोकस करना है अपने को, इस वाले डायग्राम पे बेटा, इस वाले डायग्राम पे। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस बॉब के ऊपर 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक टेंशन है, एक क्यू ही है और एक एमजी है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरा क्यू ई है, क्या है बेटा? मेरा जो क्यू ई है वो क्यू ई और एमजी मिल के टोटल कितना इफेक्टिव एक्सीलरेशन बना रहे हैं। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है तो उसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल जी का इस्तेमाल करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहां पर एक और फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज क्यूई। तो क्यूई और एमजी मिल के कितना इफेक्टिव एक्सीलरेशन बना रहे हैं वो मैं फाइंड आउट करूंगा। आई बात समझ अपने को? अच्छा उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। तो यहां पर हमारा जो बॉब है, हमारा जो बॉब है, सॉरी, हमारा जो बॉब है ये, ठीक है, ये उसका स्ट्रिंग है। ओके, ये हमारा वर्टिकल है। ये एंगल हमने मान के रखा था अल्फा। ठीक है, एक इस पे फोर्स एक्ट हो रही है बच्चा एमजी नीचे की तरफ, इस पे फोकस करेंगे। और एक फोर्स क्यूई जो है वो इधर इस तरफ एक्ट हो रहा है। और मैंने बताया कि क्यूई जो है वो अपने वर्टिकल के साथ, क्यूई जो है वो अपने वाले वर्टिकल के साथ, सॉरी, अपने वाले वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा था? बीटा। कितना एंगल बना रहा था भाई? बीटा। तो क्यूई और एमजी के बीच में ये जो एंगल आया बेटा, क्यूई और एमजी के बीच में ये जो एंगल आया, ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस बीटा। बरोबर कि नहीं बेटा? अगर ये पूरा अगर पकड़ू इसको कि भाई ये ऐसा, तो ये अगर बीटा निकला तो ये एंगल बिटवीन क्यू एंड एमजी कितना हो गया? 180 माइनस बीटा हो गया। 180 माइनस बीटा हो गया। ठीक है, तो अब इनका जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन होगा, या मैं कहूं इफेक्टिव फोर्स जो इनके ऊपर लग रहा है, इनका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। तो द रिजल्टेंट फोर्स जो मैं बनाऊंगा, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा सर? वो होगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू कॉस थीटा। याद है रिजल्टेंट फोर्स का अपना फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 क्या रहेगा भाई? कॉस थीटा। दिख रहा है? हाँ अभी भी दिख रहा है अपने को, बराबर। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं भाई। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा अपने को? अंडर रूट में, तो पहला फोर्स मैं क्यू ई ले लेता हूं, तो मुझे मिलेगा क्यू ई का स्क्वायर। फिर मैं दूसरा फोर्स ले लेता हूं एम जी, फिर मैं दूसरा लूंगा क्यू ई इंटू एम जी इंटू आएगा कॉस ऑफ 180 माइनस बीटा। भाई बात समझ में आ रही है अपने को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। और थीटा कितना है? क्यूई और एमजी के बीच में थीटा कितना आ रहा है अपना? 180 माइनस बीटा आ रहा है। 180 माइनस बीटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा आइए, तो अब मैं क्या करूंगा? एफ आर रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? हम जानते हैं कि सर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, क्या कर रहा हूं मैं? 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। तो यहां पर कॉस ऑफ 180 माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा? माइनस कॉस बीटा आएगा। तो मेरा इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा क्यू ई द होल स्क्वायर प्लस एम जी द होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स क्यू ई इंटू एम जी इंटू यहां पे आएगा माइनस ऑफ क्या आएगा कॉस बीटा आएगा, माइनस कॉस बीटा आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है भाई? सिंपल एकदम, हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है भाई यहां पर। रीराइट करेंगे। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? मास इनटू इफेक्टिव एक्सीलरेशन, बराबर ना। इफेक्टिव एक्सीलरेशन ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, नेट एक्सीलरेशन ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट में आएगा ये, तो अंडर रूट में भाई मुझे मिलेगा, सॉरी, अंडर रूट में भाई मुझे ये मिलेगा क्यू ई द होल स्क्वायर प्लस एम जी द होल स्क्वायर माइनस मुझे मिलेगा 2 टाइम्स क्यू ई इंटू एम जी इंटू क्या मिलेगा भाई कॉस ऑफ क्या मिलेगा बीटा। कॉस क्या मिलेगा मेरे को? बीटा। क्या दिख रहा है अपने को? यस 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, नाउ आई विल टेक मास ऑन दिस साइड। अब मैं मास को यहां पे ले लूंगा, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन मुझे क्या मिलेगा? इफेक्टिव एक्सीलरेशन मुझे मिलेगा क्यू ई द होल स्क्वायर प्लस एम जी द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्यू ई इंटू एम जी इंटू कॉस बीटा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? एम डिवाइड बाय क्या हो गया भाई अपना एम। अब मैं इस m को स्क्वायर रूट के अंदर ले लूंगा बेटा, अब मैं इस m को स्क्वायर रूट के अंदर ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर ले लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे मेरा इफेक्टिव एक्सीलरेशन मिलेगा अंडर रूट में। अब जब ये m को मैं अंडर रूट के अंदर लूंगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर ना। मतलब अगर मैं इसको m स्क्वायर ले लू अंदर, तो बाहर आके वापस ये m ही मिलेगा मेरे को। स्क्वायर रूट के अंदर भेज रहा हूं तो उसको डबल करके भेजना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करके भेजना पड़ेगा। तो यहां पर m स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई इंटू एम जी अपॉन एम स्क्वायर इंटू क्या आया बेटा? कॉस बीटा, ये आया। अब यहां पर हम देख सकते हैं क्लियरली ये एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहां से एक एम और यहां से एक एम कैंसिल हो रहा है। तो जो मेरा इफेक्टिव एक्सीलरेशन मुझे मिलेगा, लास्ट इक्वेशन इफेक्टिव एक्सीलरेशन, वो रहेगा भाई अंडर रूट में, फाइनल एक्सीलरेशन आ गया है, दैट इज जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम द होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई जी अपॉन एम इंटू क्या आ गया बेटा? कॉस बीटा। ये आ गया बेटा अपना इफेक्टिव एक्सीलरेशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू mg एंड qe। तो mg और qe के वजह से इतना अपने को मिल रहा है, बरोबर कि नहीं? इतना अपने को मिल रहा है ये। क्या मेरी बातें एकदम क्लियर हैं? क्या मेरी बातें एकदम क्लियर है? सही। अब ये जो एक्सीलरेशन मुझे मिला, अरे ये भाई बच गया, बच गया, बच गया। अब ये जो अपने को एक्सीलरेशन मिला है बच्चा लोग, इफेक्टिव एक्सीलरेशन है, दिस इज इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू क्यू एंड एम जी। अब इसको हम क्या करेंगे? तो टाइम पीरियड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपना इक्वेशन आ गया। सिंपल है, एक्सीलरेशन मिल गया। अब सीधा क्या करो? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ अपॉन ये पूरी वैल्यू आप पुट कर दे, आपको आपका टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया अभी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। यहां पर हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, इफेक्टिव एक्सीलरेशन निकाला, फिर जैसे इफेक्टिव एक्सीलरेशन आएगा उसको एज इट इज हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहानी खत्म। तो ये है भाई अपना क्वेश्चन, जहां पर हमने एक बॉब को एक पेंडुलम के अंदर रखा था और फिर उसका क्या फाइंड आउट किया था? हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है। सही है बच्चा? चले तो बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चा लोग, तो आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी। क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन? क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन? हमको बोला है देयर इज इन अ रीजन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विद द स्ट्रेंथ ऑफ 15 न्यूटन पर कूलम एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो 30 का एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। A ball having charge 2 coulomb and mass 3 kg and coefficient of restitution with the ground 0.5। तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बेटा वैल्यू अपने को दी गई है, मतलब याद है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, E का वैल्यू अपने को कितना दिया है? 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपने को 0.5 दे के रखा है वो लोग ने।
अच्छा क्या बोला, इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द स्पीड ऑफ 20। तो बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 की स्पीड से, ठीक है। तो कहानी ना बेटा कुछ ऐसी होगी, मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ये डायग्राम को ना छुपा देता हूँ, अपन अपने एक डायग्राम बनाएंगे मस्त सा, ठीक है। एक मस्त सा अपन अपना एक डायग्राम बनाते, छुपा देता हूँ मैं इसको। आप डायग्राम बनाते हो, समझते कहानी क्या है, ठीक है। कहानी बहुत सिंपल है कि मान लो भाई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस अपने को यूं दिया हुआ है, सॉरी, अपने को ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यूं ऐसा करके दिया हुआ है, सही है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस अपने को दिया हुआ है, ओके। और ये अपना मान लो वर्टिकल है ऐसे ही। हाँ, यहां पे सपोज कर लो कि अपने पास एक बॉल है ओरिजिन पे, ठीक है। एक बॉल दिया है अपने को ओरिजिन पे, इसके पास कुछ चार्ज भी है, इसके पास कुछ मास भी है। तो कुछ चार्ज अपने को दिया है, कुछ मास अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप करके रखी है बेटा। क्या सेटअप करके रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप करके रखी है। ई का वैल्यू दिया है अपने को 15 न्यूटन पर कूलम। एंगल जो दिया है बेटा अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है। अब होगा क्या कि जब हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे विद सर्टेन वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी भी अपने को दिया है बेटा, अपने को वेलोसिटी भी दिया है सेम डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं बेटा इसको, v की वेलोसिटी से। और v अपने को आई थिंक दिया है 20, यस 20 अपने को दिया है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये अपना प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा बेटा, जब इस बॉल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा अपना, बट ऑब्वियसली सर यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये बॉल प्रोजेक्ट होगी, ट्रैवल करेगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और फिर नीचे गिरेगी। जहां भी ये गिरेगी तो यहाँ पे इसका फर्स्ट हिट होगा। क्या होगा बेटा? फर्स्ट हिट होगा। फर्स्ट हिट के बाद ये रीबाउंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा, रीबाउंड करेगी और रीबाउंड करके दोबारा ये कुछ प्रोजेक्टाइल बना के आगे कवर करेगी, सही है। कुछ ये आगे का डिस्टेंस भी कवर करेगी, यहां पर ऐसे डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको ये पूछा गया बेटा कि जब ये रीबाउंड करेगा, यहां से इधर से जब रीबाउंड फर्स्ट हिट करेगा, तो फर्स्ट हिट और सेकेंड हिट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फर्स्ट हिट और सेकेंड हिट के बीच में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब बेटा एक तरीके से हमको यहाँ पर उन्होंने रेंज पूछा है, बराबर की नहीं, एक तरीके से हमें क्या पूछा है यहाँ पर, रेंज। अब रेंज के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, पहले ये सोचते हैं कि रेंज के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए। तो रेंज के लिए, आर के लिए हमको पहले ये फाइंड आउट करना है कि जब ये पार्टिकल या मेरे को जब ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से उछला, इस पॉइंट पे उछला, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, बरोबर की नहीं, उसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, पहला ये। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ vx रही होगी उस समय पे, vx मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा, इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम गया। अब बेटा जब ये अपना पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा तो जो टाइम इसको लगेगा, क्या ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। तो मान ले टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे क्या रहेगा, t2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या रहेगा, t2। तो बेटा पहला मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहां पर इस रेंज में, इस सेकंड वाले हिट में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, और दूसरा इस समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी। जब ये दोनों मुझे मिल जाएगा तो मैं आराम से मल्टीप्लाई करके क्या निकालूंगा, रेंज निकाल लूंगा, या मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। अब वो मैं कैसे करूंगा, तो देखो बेटा सबसे पहली बात, ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल यहां पर है, इसके पास चार्ज भी है, मास भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है बेटा, हमको भूलना नहीं है, हमको भूलना नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटा, एक्ट कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि इस छोटे से बॉल के ऊपर, इस छोटे से प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, बरोबर कि नहीं, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, और उसका जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उसका जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो अपना एंगल यहां पर है, ये एंगल अपने को 30 दिया हुआ है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट बनेंगे, वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिसको मैं Fx बुलाऊंगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जिसको मैं Fy बुलाऊंगा, ठीक है। अब Fy की वैल्यू कितनी होगी सर, Fy की वैल्यू फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी। अच्छा, यहां पर ना बेटा उसके पास मास भी है, तो मास से मतलब उसका ग्रेविटेशनल वेट भी नीचे की तरफ एक्ट होगा, mg, बरोबर की नहीं, एक वेट नीचे की तरफ भी एक्ट होगा। अच्छा, तो अलोंग वाई एक्सिस कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ,
एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लगेगा, क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई को क्या कर लिया बेटा, रिजोल्व कर लिया है। तो यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा क्यूई सॉरी कॉस, यहां पर जो होगा वो होगा क्यूई कॉस 30, बराबर। हमने क्यूई को रिजोल्व कर लिया, क्यूई कॉस 30 और ऊपर जाएगा क्यूई साइन 30, क्यूई साइन 30। सो द फोर्सेस विच आर एक्टिंग, सो द फोर्सेस विच आर एक्टिंग वो अब हम फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहे, कौन कौन से फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लग रहे, उसकी वैल्यू जरा हम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एंड दैट इज क्यूई कॉस 30। कितना होगा, क्यू का वैल्यू कितना दिया है सर, क्यू दिया है अपने को 2, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 15, cos 30 मतलब √3/2, 2 और 2 कैंसिल, 15 √3। ये होगा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मुझे फोर्स मिल जाएगा तो मैं एक्सीलरेशन भी निकाल सकता हूं। सो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, 15 √3 अपॉन उसका मास, क्योंकि फोर्स क्या होगा बेटा, मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, मास कितना दिया है बेटा अपने को, 3 kg मास दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय मैं 3 करूंगा, तो 3 5 15, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मुझे मिलेगा 5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे AX मिल गया, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं निकालूंगा एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, कैसे निकालूंगा देखो भाई, तो मैं बोलूंगा फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस क्या है सर, दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में QE sin 30, एक नीचे एक्ट कर रहा है mg, तो मैं इसको लिखूंगा QE sin 30 minus mg. So therefore mass into acceleration along y-axis is QE sin 30 minus mg. तो acceleration along y बनेगा QE by m sin 30 minus g, m को by मैंने यहां ले लिया, दोनों से डिवाइड कर दिया। चलिए अब ay का वैल्यू निकालते, तो चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 2, 15 E15 दिया है, मास 3 दिया है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा हाफ, माइनस जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, सो 2 और 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, तो ए वाई कितना आएगा मेरा 5 माइनस 10, मतलब ए वाई होगा -5, सॉरी -5। तो माइनस से मेरा मतलब माइनस क्यों आ रहा है एक्सीलरेशन, इसका मतलब जो नेट एक्सीलरेशन है वो कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट एक्सीलरेशन देखो मैंने क्या लिया, मैंने QE sin थीटा माइनस mg लिया, सॉल्व किया, एक्सीलरेशन माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब मेरा नेट एक्सीलरेशन कहां है, डाउनवर्ड की तरफ। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ए वाई कितना आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। अच्छा दोनों एक्सीलरेशन मुझे मिल गए, हाँ भाई AX और AY मुझे मिल गया है, AX और AY मुझे मिल गया है, तो AX कितना आ रहा था, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा था 15 √3, सॉरी इट वाज 5 √3, हाँ AX इज 5 √3, AX is 5 √3 and AY is simply 5, ये मुझे मिल गया, एक्सीलरेशंस मुझे मिल गए अलोंग x एंड अलोंग y। अब मैं पहले फाइंड आउट ये करूंगा कि भाई यहां पर पहले वाले केस में, ये वाले केस में, यहां पर ये वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जो वो पहली बार उड़ के नीचे गिरा, पहले वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, या मैं कहूं इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी, पढ़ा है ना हमने, 2u sin थीटा बाई जी। तो u sin थीटा क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और g क्या था, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो बेसिकली इसको मैं रीफ्रेम करके ऐसे लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स वेलोसिटी अलोंग y डिवाइड बाय एक्सेलरेशन अलोंग y। समझा भाई अपने को, वेलोसिटी अलोंग y डिवाइड बाय एक्सेलरेशन अलोंग y, समझ में आई बात अपने को। तो भाई 2 टाइम्स uy सॉरी 2 टाइम्स vy अपॉन ay करके हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। अच्छा कैसे होगा अब ये इनिशियल, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इनिशियल को मैं u ले लेता हूँ, तो आपको भी क्या है कंफ्यूजन नहीं हो, 2uy अपॉन ay, सिंपल सिंपल, 2u sin थीटा बाई जी। तो u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला, ay अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, तो g ay हो गया अपना ये। सो 2uy अपॉन ay करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा तो 2uy कितना है अपना 2। अच्छा अब पीछे आओ, जो वेलोसिटी है बेटा अपनी, वेलोसिटी वेलोसिटी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं, बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा अपने को।
तो अपना जो सीन था, प्रोजेक्टाइल यूं कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ये है अपना एंगल 30 डिग्री, ठीक है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होगा, तो एक कंपोनेंट अलोंग एक्स होगा, एक कंपोनेंट अलोंग वाई होगा, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी गई थी अपने को? सर वेलोसिटी अपने को दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 20 मीटर पर सेकेंड ui, तो ui क्या होगा? ui क्या होगा सर? ui इज गोइंग टू बी u साइन थीटा, और ux क्या रहेगा? u cos थीटा, तो यहाँ पर आएगा u साइन थीटा अपॉन ay, और ay का वैल्यू मैंने निकाल के रखा है 5। सो देयरफॉर जो मेरा टाइम पीरियड है t, वो आएगा 2 टाइम्स u का वैल्यू 20 साइन 30 अपॉन 5, साइन 30 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा 40/5 इंटू हाफ, 2 1 जा 2 20 जा, तो t कितना आएगा? 4 सेकेंड। मतलब इनिशियली अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, जिसको मैं बुला रहा हूँ, इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बेटा, वो अपने को कितना मिल रहा है? 4 सेकेंड अपने को मिल रहा है। इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बेटा यहां से लेके यहां तक, इधर यहाँ पे ये t1 का वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये मुझे कितना मिला बच्चा? 4 सेकेंड। तो सेकंड वाले केस में टाइम पीरियड कितना मिलेगा? तो सेकंड, सॉरी टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, सेकंड वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सो t2 रहेगा e टाइम्स t1, जहां पर e क्या है भाई? अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बच्चा यही आपको क्लिक होना चाहिए, अगर आपको ये क्लिक हो गया मतलब समझ जाना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया केस में अपने को ये मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, वो e टाइम्स इनिशियल हो जाएगा, वेयर e इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो अपने को 0.5 दिया हुआ है। तो यहां पर जो अपना t2 आएगा बेटा, वो होगा 0.5 ऑफ t1 यानी कि 4। तो सेकंड केस में अपने को टाइम कितना मिल रहा है? 2 सेकेंड्स अपने को मिल रहा है। तो बच्चा मैंने पहले कहा था कि अगर अपने को ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, t2 चाहिए, वो t2 भाई मैंने निकाल दिया है। अब मुझे निकालना है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फिर उससे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल यू एक्स इंटू टी से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं निकालूंगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट हिट। अब मैं निकालने जा रहा हूं व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट हिट, ये वाला वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जिसकी बात कर रहा हूं, ये इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ये क्या रहेगी? ये मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो कैसे निकालूंगा भाई? तो अब मैं निकालूंगा वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट हिट, vx। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहां मुझे मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू अपना टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है, ये भाई मैं लगाऊंगा, ठीक है, t1, सॉरी इनिशियल मेरा t1 है। तो यहां पर vx क्या मिलेगा मेरे को? ux कितना था? व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? सर u cos थीटा, प्लस ax हमने निकाल के रखा है 5√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे अभी निकाला है 4 सेकेंड्स। t1 कितना मिला था? 4 सेकेंड्स। तो u कितना है अपने को? 20 cos ऑफ 30 प्लस 5 4 20 √3, तो ये जाएगा 20 cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस 20 √3, 2 और ये 10 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10√3 प्लस 20 √3, आंसर आएगा 30√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट हिट, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट हिट। अब मैं फाइंड आउट करूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled after second hit, तो क्या रहेगा बेटा? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर सेकंड हिट, क्या रहेगा भाई अपना? तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या रहेगा? हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा मान लो sx, इनिशियल वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी रहेगी, इनटू सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ax इनटू सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो भाई sx रहेगा ux, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना मिला था भाई मेरे को? ओ सॉरी, कितना मिला था भाई मेरे को? सर मेरे को मिला था 30√3, द वेलोसिटी वाज 30√3, तो यहां मुझे मिलेगा 30√3,
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई अपना सर, टाइम ऑफ फ्लाइट T2 अभी हमने निकाला, T2 का वैल्यू हमें 2 मिला, प्लस हाफ AX का वैल्यू, AX एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना मिला था अपने को, π√3 अपने को मिला था, π√3, और अगेन T2 का वैल्यू हमने निकाला है 2 सेकेंड्स, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 30 इंटू 2 60√3 प्लस 5√3/2, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, सो 2 और 2 चले जाएगा, तो मुझे मिलेगा 60√3 प्लस 5 इंटू 2 10√3, तो ये सिंपली कितना आएगा 70√3, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 70√3 मीटर। ये अपना आंसर आएगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो अभी शायद बच्चे लोग शायद दिमाग में आ रहा है सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, आप बता रहे थे मेरे को कि सर हम रेंज को इस Vx इंटू T2 से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वाले केस में रहेगा ना। नॉर्मल वाले केस में मतलब जब बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे वाले केस में देयर इज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल, बराबर। हमारे केस में एक एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी है ना, देखो हमने निकाला तो है, तो हमें उसके हिसाब से भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मल केस के लिए, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए, कि मतलब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो उसके अंदर सिर्फ क्या होता था, एक ही एक्सीलरेशन होता था अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग वाई एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना जी होता था। लेकिन ये नॉर्मल वाले केस के लिए, हमारे वाले केस में एक एक्सीलरेशन का एक्स वाला कंपोनेंट भी है, इसलिए हमने सिंपल क्या किया, Vs इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर चाहिए तो मैं इसको ux की जगह पे Vx कर देता हूं, क्योंकि मैंने Vx करके इसको सॉल्व किया था। Vx प्लस AX हाफ T2 स्क्वायर, तो 70√3 भाई अपना आंसर आ रहा है। सही है बच्चों, तो भाई यहां पर बच्चा अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए, और ये जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।